हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे सभी लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बल एवं बल गति के नियम के बारे में। ये चैप्टर कक्षा 9 में भौतिक विज्ञान के पाठ नंबर चैप्टर नंबर 9 का है। तो इसमें हम बल एवं गति के बारे में पढ़ेंगे। बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं और गति के नियम मतलब लॉ ऑफ मोशन। तो इसको अंग्रेजी में लॉ ऑफ मोशन कह सकते हैं और इसको फोर्स बोलेंगे, बल। तो पहले तो हम पढ़ेंगे बल के बारे में, उसके बाद फिर बल कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसके बाद इसमें गति का नियम आता है, गति के नियम कौन कौन से हैं और गति के नियम में क्या क्या आता है, ये सभी इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले बल। तो जो ये बल है, ये बल होता क्या है? तो या समझने की कोशिश करना कि बल वह कारक होता है जो किसी भी मतलब वस्तु की स्थिति में परिवर्तित कर देता है। जैसे स्थिति क्या होती है? अगर वो रुकी हुई है तो वो रुकी हुई है, अगर वो चल रही है तो वो चलती हुई स्थिति में, अगर वो बैठा है तो बैठी हुई स्थिति में। जैसे मान लो कोई इंसान है, अगर वो बैठा है तो बैठी स्थिति में, अगर वो चल रहा है तो चलती हुई स्थिति मतलब गति की स्थिति में हो। और तो वही समझो, जैसे यहाँ पे मान लो ये जमीन है, ठीक है, यहाँ पे एक ईंट रखी हुई है। अब ये स्थिति में है, मतलब रुकी हुई है ना, फिक्स है एक जगह, ये फिक्स रहेगा, एक जगह है। अब जब तक इस पे कोई बल लगेगा, जैसे बल वह कारक ही होता है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। जैसे अगर इसमें हम बल लगाएंगे, तो बल यहाँ से बल लगाएंगे तो ये वस्तु जैसे है यहाँ से इधर की ओर खिसकना स्टार्ट करेगी ना। हाँ, वो इस पर निर्भर करता है कि बल कितना लगाया जा रहा है, लेकिन अगर हम इसको इधर का धक्का लगाने के बराबर बल लगाएंगे तो ये वस्तु अपने आप ही इधर आएगी, अवश्य आएगी। लेकिन अगर मान लो कि हम ट्रेन को धक्का देने जाए, तो ट्रेन को अगर हम धक्का कितना भी लगा ले, लेकिन ट्रेन बढ़ने वाली नहीं है, नहीं बढ़ेगी। तो वो बल पर डिपेंड करता है कि बल कितना लगाया जा रहा है। लेकिन परिभाषा बल की ये होती है कि बल व वाह्य कारक ही होता है जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या फिर परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। जैसे कि ट्रेन रहेगी, ट्रेन हम धक्का लगाएंगे तो परिवर्तित ट्रेन अपने आप बढ़ तो नहीं सकती, धक्का लगाने से बढ़ेगी तो नहीं, लेकिन हाँ, उसकी अवस्था में परिवर्तन करने का हम विरोध मतलब कोशिश कर रहे हैं ना। अगर वो रुकी हुई है तो उसको हम चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि बल व वाह्य कारक है। परिभाषा में इसकी लिखता हूँ, बल वह कारक है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। करता बल व वाह्य कारक है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जैसे मान लो, जरूरी नहीं है कि कोई रुकी हुई चीज को हम गति की अवस्था में कर सकते हैं। जैसे अगर कोई चीज चल रही है, उसको भी हम रोकने का प्रयास करेंगे। जैसे कोई बाइक से आ रहा है, तो उसको हम अगर हाथ लगाएंगे, हाथ लगा के उसको रोकने का प्रयास करेंगे तो वो रुकेगा। तो हमने उसके विपरीत दिशा में बल लगाया। अगर बल समान दिशा में लगाया जा रहा तो वस्तु की स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन अगर बल विपरीत दिशा में लगाया जा रहा, तो ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि विपरीत दिशा में लगाने पर क्या होता है। अभी यहाँ हमें समझना यह है कि बल, तो बल वह कारक है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे। सीधी सी एक बात कि जो वस्तु की स्थिति बदल दे वही बल होता है। ठीक, अब अगर हम बल लगाएंगे तो वस्तु की स्थिति बदलेगी। अब हम समझते हैं कि बल होते कितने प्रकार के हैं। ठीक, तो नॉर्मली बल दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित बल और एक असंतुलित बल। ठीक, चलन की भाषा में क्लास 9th की चैप्टर में सिर्फ दो प्रकार के बल दिए हुए हैं, एक संतुलित बल होता है, एक असंतुलित बल होता है। तो इतना नोट करना है, नोट कर लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, आगे अब बात आती है संतुलित बल की। तो संतुलित बल क्या होता है? क्या होता है संतुलित बल?
देखो समझने की कोशिश करना। जैसे अगर कोई वस्तु है, दोनों वो चल रही है, मतलब ये मार्कर है, यहाँ पे है, ठीक है, मैं इसको इधर से धक्का लगा रहा हूँ तो ये आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, ठीक है, लेकिन मैं इधर से भी धक्का लगाऊं, दोनों तरफ से मैं धक्का लगाऊं तो ये वस्तु क्या किसी भी दिशा में जाएगी? नहीं जाएगी, ये वहीं के वहीं रुकी रहेगी। जैसे मान लो कि अगर कोई चीज जा रही है, एक तरफ से उसमें धक्का लग रहा है, पीछे से कोई धक्का लगा रहा है, और अगर आगे से भी कोई व्यक्ति उतना धक्का लगाने लगे तो वो वस्तु वहीं के वहीं रुक जाएगी, आगे बढ़ेगी ही नहीं। जैसे दो लोग बराबर हैं, दोनों लोगों में बराबर ताकत है, ठीक है। अब दोनों लोगों को चैलेंज दिया गया है कि एक रस्सी दी गई है, रस्सी दी गई है, बोला गया है कि तुम इधर से खींचो, तुम इधर से खींचो, दोनों लोग इधर दोनों तरफ से खींच रहे हैं। अब ताकि दोनों लोगों में बराबर बल है तो कोई कम ज्यादा खींच नहीं पाएगा, वो उतना उधर लगाएगा, वो उतना उधर लगाएगा, जहां के हैं वहीं पे रहेंगे, ना रस्सी इधर जाएगी और ना रस्सी इधर जाएगी। मतलब कि संतुलित बल वही बल होता है जिसमें दोनों तरफ से बराबर बल लगाया जाए और वस्तु की स्थिति वैसी ही बनी जाए। अगर दोनों तरफ से बराबर बल लगेगा तो वस्तु की स्थिति ऑटोमेटिकली उतनी ही रहेगी। जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक, इधर से मार्कर से मैं इधर धक्का लगा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, मार्कर से मैं इधर धक्का लगा रहा हूँ, अभी तो इतना इधर जा रहा है, लेकिन मैं अगर ये हाथ से भी बराबर धक्का लगाऊं, ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, दोनों तरफ से बराबर बल लगा रहा हूँ, किधर नहीं जा रहा। तो दोनों तरफ से अगर हम बराबर बल लगाते हैं और वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम संतुलित बल कहते हैं, ठीक है। संतुलित बल जैसे मान लो, इसमें आप बोर्ड में समझाता हूं मैं, ये एक ईंट रखी हुई है, अब ये इस दिशा में इधर से हम बल लगाएंगे, बल को अब से दर्शाते हैं क्योंकि इसको अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं। तो अगर हम इधर बल लगाएंगे तो ये वस्तु इधर की ओर गति करेगी, इधर से हम धक्का लगाएंगे, कोई ईंट है जैसे, तो इधर धक्का लगाएंगे तो ये इधर चलेगा ना, लेकिन अगर हम इधर से भी उतना ही बल लगाएं, इधर से भी उतना ही बल लगाएं, दोनों को बराबर बल लगाएं, ये ईंट टूट जाएगी लेकिन यहां से बढ़ेगी नहीं। अगर इधर से भी और इधर से भी दोनों तरफ से बराबर बल लगाया जाए तो ये ईंट टूट सकती है लेकिन अपनी जगह से हिल नहीं सकती, ठीक। अब असंतुलित बल की क्या बात है, देखो असंतुलित बल, देखो अभी यहाँ पे हम बराबर बल लगा रहे थे, जैसे अगर हम यहाँ पे 4 न्यूटन का बल यहाँ पे लगा रहे थे, 4 न्यूटन, तो 4 न्यूटन का बल इधर से भी लगा रहे थे। अब न्यूटन क्या है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। अगर जैसे हम मीटर का वो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो जैसे कोई भी लंबाई नापते हैं, जैसे इस पेन की, मतलब मान लो इसकी लंबाई 4 मीटर है, तो मीटर बोले ना आगे 4 और प्लस मीटर, तो वैसे ही यहाँ पे 4 तो संख्या है ही, इसका जो मात्रक है वो न्यूटन होता है, तो आगे हम न्यूटन भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 न्यूटन का बल लग रहा है इधर की ओर, यहाँ पे भी 4 न्यूटन का बल इधर की ओर लग रहा है, दोनों को बराबर बल है और विपरीत दिशा में है, तो ये वस्तु यहीं के यहीं पे रहेगी, ठीक है, रुकी हुई। अब असंतुलित बल आते हैं, देखो यहाँ पे भी वही चित्र बनाता हूँ, सेम टू सेम, ठीक है। यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये वस्तु इस डायरेक्शन में गति करेगी, ठीक, इस डायरेक्शन में गति करेगी। लेकिन अगर यही फोर्स मैं इसकी डायरेक्शन बदल दूं, इसकी डायरेक्शन बदल दूं, तो देखो यहाँ फोर्स लगेगा। अब बात को समझना, 4 न्यूटन यहाँ है, 4 न्यूटन यहाँ है, अगर हम ये 4 न्यूटन यहाँ कर दें और 4 न्यूटन यहाँ कर दें, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों समान हो गई ना, ये चीज और ये चीज दोनों सेम हो गई ना, तो ये भी एक संतुलित बल बन जाएगा। लेकिन अगर अगर हम इसमें 4 की जगह 8 कर दें तो ये असंतुलित बल का उदाहरण बन गया। अगर इसमें हम 4 कर देंगे, दोनों दोनों मतलब जरूरी नहीं कि 4 ही हो, यहाँ पे जो संख्या है वो संख्या हम यहाँ पे ले सकते हैं, जो संख्या यहाँ पे है उसको हम यहाँ ले सकते हैं, मतलब दोनों एक तरह से। अगर किसी के पास 10 रुपए है और दूसरा वाले इंसान के पास भी 10 रुपए है, तो दोनों बराबर है ना, कम ज्यादा है नहीं, तो दोनों को किसी बात का घमंड होगा कि हाँ वो भी मेरे बराबर है और मैं भी उसके बराबर हूँ, तो झगड़ा आपस में होगा ही नहीं। तो वही हाल यहाँ पे है कि इनके पास अगर 4 रुपए है, इनके पास भी 4 रुपए है, तो दोनों बराबर रहेंगे, तो कभी झगड़ा होगा ही नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे एक के पास ज्यादा हो गया तो ये इससे ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। मतलब ये 4 है,
ये 8 है, इसके पास ज्यादा शक्ति है, इसके पास कम शक्ति है। जहां पे दोनों में बराबर है तो संतुलित है, क्योंकि अगर मान लो कि दोनों दो लोग हैं, दो लोग के पास पैसा बराबर है तो संतुलित रहेंगे, कभी लड़ेंगे नहीं। ये बात होता है कि दोनों के पास बराबर चीजें हैं, बराबर सुविधाएं हैं तो नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर एक के पास ज्यादा है, एक के पास कम है, बल में या फिर कहीं पर भी अगर एक के पास ज्यादा है, एक के पास कम है, तो फिर वहां पे तुलना तो होगी, लड़ाई तो होगी। तो वही हाल है यहाँ पे, जैसे 8 न्यूटन है, यहाँ पे 4 न्यूटन है, ठीक। अब 8 न्यूटन ज्यादा बड़ा है, 4 न्यूटन बड़ा है, न्यूटन छोड़ो, संख्या बताओ, 8 बड़ा है 4 बड़ा है, 8 बड़ा है ना। तो अब देखो, जो संख्या बड़ी रहेगी, मतलब मान लो उसका सिर्फ ये मात्रक होता है, ये सिर्फ मात्रक होता है, ना कि इससे कोई तुलना की जा सकती है। अब यहाँ पे 8 बड़ा है, यहाँ पे 4 छोटा है, तो ये वस्तु किधर जाएगी, इधर जाएगी, किधर जाएगी, इधर से 8 लोग मिलकर धक्का लगा रहे हैं, इधर से 4 लोग मिलकर धक्का लगा रहे हैं, तो वस्तु इधर आएगी, किधर आएगी, इधर आएगी ना। तो वस्तु किधर से किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी, इधर जाएगी ना वस्तु, क्योंकि 8 लोग इधर हैं, 4 लोग इधर हैं। अब 4 लोग जीतेंगे कि 8 लोग जीतेंगे, 8 लोग जीतेंगे, क्योंकि 4 लोग बराबर हो गए, लेकिन जो 4 लोग एक्स्ट्रा थे वो इस वस्तु को इसकी ओर इधर धक्का दे देंगे। तो यही होता है असंतुलित बल। असंतुलित बल वह बल होता है जिसमें एक तरफ का बल कम और एक तरफ का बल ज्यादा होता है। अगर एक तरफ का बल कम होगा और एक तरफ का बल ज्यादा होगा तो वो असंतुलित बल बन जाएगा, ठीक। अगर बराबर हुआ तो संतुलित बल होगा। इतना समझ में आया? नोट करना है तो नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, अब गति का आता है। बल वह वाय कारक होता है जो वो किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। बल दो प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा, एक संतुलित बल, एक असंतुलित बल। अब हम पढ़ने वाले हैं गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम क्या कहता है? गति का प्रथम नियम ये कहता है कि अगर कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु है, तो वो अगर रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, तो अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम साइकिल से चल जाते हैं, साइकिल को स्पीड में कर देते हैं, तो उसके बाद हम अगर पैडल मारना छोड़ देते हैं तो एक टाइम बाद हम रुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर गति का पहला नियम यही कहता है कि अगर हम स्पीड में चल रहे हैं तो चलते ही रहेंगे, अगर रुक गए तो रुके ही रहेंगे। तो अगर हम चलते रहते हैं तो फिर कुछ समय बाद हमारी साइकिल धीरे हो जाती है और हम रुक हो जाते हैं। अक्सर मन में सवाल आता होगा गति का प्रथम नियम को ये देखते हुए। तो अगर आप स्पेस में चले जाओ जहां पे ना ग्रेविटी है और ना यह हवा का वापस विपरीत डायरेक्शन में कोई बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, अगर क्या आपको क्या लगता है, आप अगर इस डायरेक्शन में मान लो साइकिल से जा रहे हो, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में जा रहे हो, कुछ फोर्स तो ग्रेविटी का लग रहा है और कुछ फोर्स हवा का विपरीत डायरेक्शन में लगता है ना। अक्सर आपने ये देखा होगा कि जब आंधी आती है, अगर हम आंधी की दिशा में जाएं तो साइकिल हमारी तेज हो जाती है, लेकिन अगर हम उसी के विपरीत दिशा में जाएं, जैसे अगर आंधी इधर से आई है, हवा इधर से तेजी से चल रही है, अगर हम इधर से इधर को जाएंगे तो हम उतना तेज नहीं जा पाते हैं जितना तेज हम जाना चाहते हैं। जितना मेहनत हम करते हैं उतना तेज हम जा नहीं पाते। लेकिन अगर इसी डायरेक्शन में जाएं, जैसा डायरेक्शन में हवा चल रही है, तो हम उससे कम मेहनत में उससे ज्यादा दूर जा पाते हैं, ठीक है। तो ये होता है गति का प्रथम नियम। कहता है कि अगर कोई वस्तु है, ये रुका हुआ है, मार्कर है, रुका हुआ है, तो ये रुका रहेगा जब तक मैं इस पर कोई फोर्स नहीं लगाता। फोर्स मतलब बल। जब तक इस पर कोई बल नहीं लगाऊंगा मैं, जब तक ये रुका रहेगा, ये हिल नहीं सकता। अब आती है बात कि कोई वस्तु चलती रहेगी, तो वो चलती ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। अब समझने की कोशिश करना। एक रास्ता था, ठीक है, अब मान लो इस पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा, अब ये रुका है तो ये रुका ही रहेगा जब तक ये पैडल मार के इसमें बल ना लगाए या फिर इसको कोई धक्का ना मारे। इसको कोई धक्का मारेगा तो भी बल होगा, और अगर ये पैडल मारेगा तो वो भी एक बल होगा, ठीक।
अब ये पेडल मारना स्टार्ट करता है, गति की अवस्था में हो जाता है। अगर इस पे किसी भी प्रकार का बाहरी बल ना लगे, किसी भी प्रकार का बाहरी बल ना लगे, अब मेरी बात समझना, तो ये अगर मान लो इधर चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है, इधर जाता रहेगा, अब कुछ टाइम बाद ये रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि इससे बाहरी बल लगा। अब बोलोगे कि बाहरी बल तो किसी ने लगाया नहीं, कोई इसके आसपास था ही नहीं। तो देखो, एक तो ग्रेविटी का फोर्स लगेगा जमीन से, अभी मैं समझा रहा हूँ ग्रेविटी होता क्या है, अभी इतना समझो कि ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, ग्रेविटी का फोर्स लगेगा। और दूसरा, जो हवा इधर से इधर को चल रही है, एक वो फोर्स लगेगा। एक तीसरा फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब यहाँ से हवा इधर की ओर चल रही है, तो एक तो इसको, हवा भी इसको रोकने का प्रयास करेगी ना, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा, और एक ये लगेगा, ठीक, दो लगेंगे, दो फोर्स इसको रोक रहे हैं। अभी हमने पढ़ा कि कोई भी फोर्स अगर ना लगे तो हम उसी अवस्था में रहेंगे। अब इस पर दो दो प्रकार के बल लग रहे हैं, इसको दो दो लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक टाइम बाद ये रुक तो जाएगा ही ना। इसकी कितनी लिमिट होगी, जितना चलाएगा उससे, अगर इस पर दो लोग काम कर रहे हैं इसको रोकने के लिए, तो सीधी सी बात है ये रुक जाएगा आराम से। तो बल का पहला नियम वहां काम करेगा जहां पे बाहरी कोई भी बल ना लगे, ना तो उस पर ग्रेविटी का फोर्स लगे और ना हमारे वायुमंडल का कोई भी बल उस पर कार्य करे, तो वहां पे गति का प्रथम नियम काम करेगा। हाँ, अगर हम धरती से ग्रेविटी को खत्म कर दें और जितने भी वायुमंडल के में लगने वाले बल हैं, मतलब जैसे हवा वगैरह को खत्म कर दें, तो हम अगर चलते हैं तो चलते रहेंगे, हजारों मीटर तक चलते चले जाएंगे। अगर हम गति की अवस्था में हैं तो गति की अवस्था में रहेंगे, पूरी दुनिया घूम लेंगे, फिर भी हम रुकेंगे नहीं। क्यों नहीं रुकेंगे? क्योंकि गति का प्रथम नियम यही कहता है कि अगर कोई बल नहीं लगेगा उस पर, तो वो वस्तु उसी अवस्था में रहेगी। और अगर हम रुके हुए हैं तो करोड़ों साल तक हम रुके रहेंगे, जब तक कि हम, हमारे ऊपर कोई दूसरा बल नहीं लगेगा। ठीक, इतना समझ में आ गया? गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम देख देता हूँ, समझ में आ जाएगा। गति का प्रथम नियम यह कहता है, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है, तो गति की अवस्था में रहेगी। गति की अवस्था तथा विराम में है। विराम समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे विराम मतलब कोई चीज रुकी हुई। जैसे मान लो कोई काम कर रहा होता है, तो जो पुराने जमाने के लोग होते हैं वो अक्सर ये बोलते हैं कि साहब विराम कर लो। विराम मतलब होता है रुकना, किसी भी चीज का उसी जगह पे थोड़ा आराम करना, रुकना। तो विराम होता है रुकी हुई चीज और गति होता है चलती हुई चीज। ठीक, तो विराम में है तो विराम में है तो विराम की अवस्था, अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए, कोई बाहरी बल न लगाया जाए। जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। देखो, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में, तथा विराम अवस्था में है तो विराम की अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ठीक, इतना प्रथम नियम समझ में आ गया कि अगर कोई चीज चल रही है तो वो चलती रहेगी जब तक उसको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो चलेगी नहीं जब तक उसको कोई चलाने वाला नहीं है। ठीक, समझ में आ गया? पहला नियम, पहला नियम यही है कि कोई चीज चल रही है चलती रहेगी, कोई चीज रुकी हुई है तो रुकी रहेगी जब तक उसको कोई चलाने वाला या फिर कोई रोकने वाला नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। समझ में आ गया नहीं? ठीक है।
हमारे दो टॉपिक आते हैं, एक आता है गुरुत्वाकर्षण बल, एक आता है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल और एक आता है जड़त्व। अब ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या है और जड़त्व क्या है समझना। गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे आपने हर चीज देखा होगा कि ये मार्कर है, मैं छोड़ता हूँ नीचे की ओर गया, कोई भी चीज अगर ऊपर से हम छोड़ते हैं तो जमीन की ओर जाती है, क्यों? कभी ऊपर क्यों नहीं जाती? न्यूटन ने इसके बारे में बताया था कि एप्पल अगर उन्होंने वो एक बार बाग में बैठे थे तो एप्पल पेड़ से टूट के नीचे गिरा, तो जो एप्पल है उन्होंने बोला कि एप्पल नीचे क्यों जाता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? तो इस बारे में न्यूटन ने सिद्धांत दिया और न्यूटन ने बताया कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो हमारी पृथ्वी है, उन्होंने बताया कि हमारी पृथ्वी एक प्रकार का चुंबक है, हमारी पृथ्वी एक प्रकार का चुंबक है जो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है और अपनी ओर खींचती है। अगर हम कोई भी वस्तु छोड़ेंगे यहाँ से तो नीचे जाएगी, जाती है ना, तो यही गुरुत्वाकर्षण बल है। अगर कोई भी चीज हम हवा में छोड़ते हैं तो वो नीचे जाती है, जमीन की ओर जाती है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ऊपर से कोई भी चीज नीचे आती है, देखो समझना गुरुत्वाकर्षण बल, एक ये पृथ्वी है, पृथ्वी है। अब गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे भी अंदर की ओर लगेगा, यहाँ पे भी अंदर की ओर लगेगा, यहाँ पे भी अंदर की ओर लगेगा, यहाँ पे भी अंदर की ओर लगेगा। अब यहाँ पे मान लो कि ऊपर से छोड़ने पर नीचे आता है, ठीक है, यहाँ पे छोड़ोगे तो ये नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे छोड़ोगे तो क्या होगा? क्या यहाँ से इधर चला जाएगा? नहीं, यहाँ से भी छोड़ोगे तो ये अंदर की ओर ही आएगा। यहाँ से कोई वस्तु अगर छोड़ोगे तो ये भी अंदर की ओर ही, पृथ्वी की ओर ही जाएगी, क्योंकि पृथ्वी इसको अपनी ओर खींच रही है। यहाँ से भी अगर कोई चीज छोड़ोगे ना तो ये नीचे नहीं आएगी, इसमें पृथ्वी की ओर जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है। न्यूटन ने यही बताया कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक प्रकार का चुंबक है और वो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी वजह से हम इस पृथ्वी पर इंसान रह पा रहे हैं, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे भी अगर यहाँ पे देखो, पेड़ पौधे ऐसे रहते हैं, पृथ्वी हमारी घूमती रहती है ना, तो कभी ना कभी तो नीचे आती है, लेकिन हम इस पे चिपके हुए हैं, सभी लोग, सभी इस पे पृथ्वी पे चिपके हुए हैं, ये अपनी ओर खींची हुई है। जिस दिन इसका ग्रेविटी का फोर्स खत्म हो गया उस दिन हम लोग पृथ्वी से उड़ने लगेंगे, हवा में घूमने लगेंगे, ठीक है। हर प्लेनेट का अपना अलग अलग ग्रेविटी फोर्स होता है, तो पृथ्वी का भी अपना ग्रेविटी फोर्स है। ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल को हम ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं। तो पृथ्वी अपनी ओर हर चीज को आकर्षित करती है, यही होता है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। परिभाषा इसकी लिख देता हूं। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। यही बल गुरुत्वाकर्षण बल ये होता है, प्रत्येक पृथ्वी की ओर प्रत्येक वस्तु आकर्षित होती है और पृथ्वी की ओर ही जाती है, ठीक। ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। अब जड़त्व तो क्या है, ये आसानी से किसी को भी समझ में नहीं आता। ये टॉपिक ही ऐसा है कि ये आप क्लास 12th में भी ये टॉपिक, ये सारे टॉपिक क्लास 11th में आपको आसानी से पढ़ने को मिल जाएंगे। क्लास 11th का 70% भाग इसी चैप्टर से लिया गया है। अब उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ अलग से थ्योरी आ गई है, बाकी 70% क्लास 11th में यही चैप्टर है, यही चीजें हैं, ठीक। 70%। अब देखो जड़त्व, ये थोड़ा कठिन टॉपिक है, लेकिन समझना ये हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है। अगर इसको समझ गए तो बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। जैसे देखो जड़त्व पहले होता क्या है। जड़त्व जो किसी भी स्थिति की अवस्था का विरोध कर, परिवर्तन का विरोध करता है, अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे ये अगर ये मैं हूं, ठीक है, मुझे मान लो मैं हूं, मैं इधर से उधर जाने का प्रयास करूंगा, मैं यहां से वहां जाऊंगा,
तो जो जड़त्व होगा वो बोलेगा नहीं तुमको यही रहना है, वहां नहीं जाना। तो मतलब कोई मेरा विरोध कर रहा है ना, तो यही जड़त्व होता है। जड़त्व का मतलब यही होता है विरोध करना। अगर जैसे कोई चीज चल रही है तो अगर वो रुकी तो जड़त्व उसको रुकने नहीं देगा, मतलब उसका विरोध करेगा कि नहीं नहीं तुमको रुकना नहीं है, तुम अभी चलते रहो चलते रहो। अगर कोई चीज रुकी हुई है तो अगर वो अगर चलने का प्रयास करेगी, जड़त्व तो बोलेगा नहीं तुमको नहीं जाना, तुम रुके रहो। ठीक है, तो जड़त्व तो उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अगर उसका विरोध ही करता है तो अगर कोई चीज चलती रहेगी तो चलती ही रहेगी, रुकेगी ही नहीं, क्योंकि उसका विरोध कर रहा है ना कि हाँ नहीं तुम चलते रहो। लेकिन एक चीज है, मान लो कि मैं यहाँ से वहां जाना है मुझे, ठीक है, अब मुझे वहां यहाँ से वहां जाना है। अब जड़त्व तो भैया बोल रहे हैं कि नहीं तुमको यहीं रहना है। अब उनसे भी बड़ा कोई आ गया बोलेगा नहीं तुमको जाना है। अब बताओ मैं किसके सुनूंगा? जो उससे जड़ा तो होगा, उनसे जो बड़ा होगा वो बोलेगा कि नहीं तुमको भी जाना है, और जड़ा तो बोलेगा नहीं तुमको रुकना है। अब बताओ तो मैं किसके सुनूंगा? सीधी सी बात है कि जड़ा तो नहीं सुनूंगा। जैसे मान लो कि जड़ा तो मेरा छोटा भाई है, ठीक है, अब जड़ा तो मेरा छोटा भाई है, अब वहां पे है। अब वो मैं यहाँ से चलने का प्रयास कर रहा हूँ, बोला नहीं तुम यहाँ से हिल नहीं सकते हो, यहीं पे रहोगे, इस यहाँ से तुम्हें हिलना नहीं है। अब मान लो मेरे पापा आ गए, वो बोले नहीं तुमको जाना है, यहाँ से तुमको जाना है। अब मैं किसके सुनूंगा? अपने पापा की सुनूंगा ना, क्योंकि वो बड़े हैं। तो वही चीज यहीं पे लागू यहाँ पे लागू होती है कि जो बल बड़ा होगा, अगर कोई जड़ तुझसे बड़ा है तो फिर अवस्था परिवर्तन होगा, लेकिन अगर जड़ तुझसे छोटा है तो अवस्था परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, अब देखो जड़त्व अवस्था परिवर्तन का जो विरोध करता है, यहां लिखता हूं मैं, सीधी सी बात है, अवस्था परिवर्तन का विरोध। देखो इसकी बुक में 3 से 4 लाइन की डिफिनेशन दी हुई है, पर मेरी आसान भाषा में अवस्था परिवर्तन का जो विरोध करे वही जड़त्व है, जो अवस्था को बदलने ना दे। अगर कोई की चल रहा है तो भैया तुम चलते रहो, तुमको रुकना नहीं है। अगर कोई रुका हुआ है तो तुम रुके ही रहो, तुमको जाना नहीं है। यही होता है जड़त्व। अब समझना इसका हमारे जीवन में उपयोग क्या है। अच्छा, ट्रेन में देखा होगा कि जब भी ट्रेन रुकती है तो जो उसमें यात्री बैठे होते हैं वो आगे की ओर उनको झटका लगता है। अगर चलती ट्रेन से कोई कूदता है या फिर चलते वाहन से अगर कोई कूदेगा तो वो आगे की ओर गिर जाता है। क्यों? अगर हम पेड़ जैसे सूखा पेड़ है उसको हम झटका देके अगर उसको हिलाएंगे तो उसमें से पत्तियां गिरने लगती हैं। क्यों? और यह भी देखा होगा कि जैसे अगर धूल के कण कंबल वगैरह में इकट्ठे हो जाते हैं, चादर वगैरह में, तो उसको बोलते हैं कि झिटक दो, पूरा वो कर दो, पूरा वो कर दो, मतलब ऐसे करके पूरा मार दो। तो हम वैसे करते हैं तो उसमें जो धूल के कण होते हैं वो बाहर हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्यों होता है ऐसा? तो ये होता है सब जड़त्व का कारण है। इसमें सभी में एक ही रीजन है, जड़त्व। आप समझना, जड़त्व अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अब जब हम चल रहे होते हैं, देखो जब हम ट्रेन से जा रहे होते हैं तो ट्रेन गति की अवस्था में है तो हम भी ट्रेन के साथ गति की अवस्था में होते हैं। ठीक, अब जब ट्रेन रुकती है तो हमारा शरीर गति की अवस्था में होता है ना। तो ट्रेन रुकती है तो हमारे जो पैर होते हैं, जो हमारे पैर हैं वो ट्रेन से जुड़े हुए हैं, तो वो तुरंत रुक जाते हैं। लेकिन जो हमारा शरीर है, कमर से ऊपर का भाग जो हमारा शरीर है वो गति की अवस्था में ही रहता है, गति की अवस्था में रहता है। तो अगर हमारा शरीर गति की अवस्था में है और पैर रुके हुए हैं, मान लो पैर यहाँ पे चिपक गए, मैं आगे जाने का प्रयास करूंगा तो मेरा इतना कमर के ऊपर वाला हिस्सा ही जा पाएगा ना। इसीलिए ट्रेन रुकने पर हमें आगे की ओर झटका लगता है, क्योंकि हमारे पैर रुक जाते हैं और हमारा कमर वाला हिस्सा गति की अवस्था में होता है, मतलब चलता रहता है, तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं, मतलब हमें झटका लगता है, नॉर्मली कह सकते हैं। और जब ट्रेन चलना स्टार्ट करती है तो हमारे पैर तुरंत से गति की अवस्था में हो जाते हैं और हमारा शरीर रुका हुआ होता है। तो हमारे पैर जब आगे जाएंगे तो हम पीछे की ओर जाएंगे, पीछे की ओर खींचेंगे। तो यही होता है कि ट्रेन में अगर बैठे यात्री को झटका इसीलिए लगता है। आप देखो कोई व्यक्ति बाइक से मान लो किसी वाहन से जा रहा है इधर
यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, इधर की ओर जा रही है वाहन, अब यहाँ से ये कूदेगा, ये तो गति की अवस्था में क्योंकि इधर जा रहा था, अब ये कूदेगा तो ये उधर नहीं जाएगा, इधर की ओर ही गिरेगा। जैसे मान लो यहाँ से कूदा, ट्राई करके देखना, चोट लग जाएगी। यहाँ से मत ट्राई करना, यहाँ से कूदोगे, इधर नहीं जाओगे, इधर की ओर ही गिरोगे, जिस तरफ जा रहे थे उसी डायरेक्शन में गिरोगे। मैं भी एक बार कूदा था तो मुझे भी पता है कि किस डायरेक्शन में गिरते हैं, फिर भी ये बुक में ये नियम है। तो अगर जैसे शायद दो लोग हैं साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल में बैठना और उससे बोलना चलाओ, उसके बाद चलती साइकिल से कूदना। कभी ट्राई करना, अगर साइकिल इधर जा रही है तो तुम भी इधर ही आओगे। अगर तुम साइकिल से कूदे तो ये नहीं कि तुम इधर भाग जाओगे, तुम इधर ही आओगे, जिधर साइकिल जा रही थी तुम उधर ही आओगे। यहाँ पे साइकिल है, यहाँ पे लोग बैठे हैं, यहाँ चला रहे हैं, अब साइकिल इधर जा रही है, तुम अगर कूदोगे तो तुम इस डायरेक्शन में न जाके इस डायरेक्शन में आओगे, जिधर साइकिल जा रही थी उधर ही आओगे। ये होता है जड़त्व। मतलब कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे थे हम उसी डायरेक्शन में गति की अवस्था में है ना, और जड़त्व अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। तो हम गति की अवस्था में हैं, अब हम तुरंत कूदेंगे तो जो हमारे पैर हैं वो जमीन से कनेक्ट हो जाएंगे, धरती से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक। तो अब हमारे पैर तुरंत किस अवस्था में आ गए, स्थिति रुक गए ना, रुक गए, विराम अवस्था में आ गए। अब हमारा कमर के ऊपरी वाला हिस्सा गति की अवस्था में है, साइकिल के साथ गति की अवस्था में था ना, तो हमारा तुरंत जो कमर के नीचे वाला हिस्सा होगा वो विराम हो जाएगा, रुक जाएगा, और जो कमर के ऊपर वाला हिस्सा होगा वो गति की अवस्था में अभी भी होगा। तो अगर हमारे पैर मान लो यहाँ पे कोई चिपका दिया जाए और मुझे पीछे से कोई धक्का मारे तो क्या होगा, मैं आगे गिरूंगा ना। तो वही होगा कि मैं गति की अवस्था में था और मेरे पैर जमीन से कनेक्ट हुए तो मेरे कमर से नीचे का हिस्सा पूरा विराम हो गया और कमर के ऊपरी वाला हिस्सा अभी भी गति की अवस्था में है, तो इसीलिए मैं आगे की ओर गिर जाऊंगा। अब कंबल से धूल निकालने का क्या तरीका है, देखो जो कंबल रहता है उसको ऐसे, मतलब क्या ही बोलूं, देखो मैं पेज, जैसे मान लो ये पेज है, ठीक, इसको मैं ऐसे करूंगा ऐसे, तो जो कंबल रहता है सर्दियों गर्मियों में तो उसमें धूल के कण रहते हैं, ठीक। अब धूल के कण रहते हैं तो जो धूल के कण हैं वो स्थिति अवस्था में, मतलब रुके हुए हैं, रुके हुए हैं। अब जब तो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है तो वो रुके हुए हैं, उनको हम ऐसे करेंगे तो जो रुके हुए हैं वो तुरंत से गति की अवस्था में होने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाएंगे। हमारा कंबल गति की अवस्था में होगा और वो रुके हुए होंगे, इसलिए हमारा कंबल गति की अवस्था से होते हुए निकल आता है और जो धूल के कण होते हैं वो अभी भी उसी जगह रुके होते हैं, इसलिए बाहर हो जाते हैं। समझ में आया? कभी अब पता था ये रीजन कि अगर हम चलती साइकिल से कूदते हैं तो उसी डायरेक्शन में क्यों गिरते हैं? कभी गिरे ही नहीं होंगे। जो लोग गिरे होंगे वो सोचते होंगे, उनको पता होगा कि अगर हम कूदते हैं तो उसी डायरेक्शन में गिरते हैं। और मान लो कि ट्रेन में, अब किसी से पूछना, पर बहुत कम ही लोगों को पता होगा, जो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़े होंगे उन्हीं को पता होगा, क्योंकि जड़त्व तो उतना कोई ध्यान नहीं देता। जड़त्व तो होता ही है अवस्था परिवर्तन का विरोधी होता है। अब ज्यादातर लोगों को ट्रेन में बैठे पूछना कि ट्रेन रुकती है तो हमें आगे की ओर धक्का क्यों लगता है, हम पीछे की ओर क्यों नहीं जाते, और जब ट्रेन चलती है तो हम पीछे की ओर है क्यों जाते हैं, आगे की ओर क्यों नहीं जाते। ठीक है, पूछना फिर बताना, और फिर ना बता पाए तो फिर आप बता देना। अब देखो जड़त्व तो हमारा हो गया, गुरुत्वाकर्षण समझ में आ गया। जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, एक विराम का जड़त्व, एक गति का जड़त्व। अब समझना, इतना नोट डाउन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब होता है पहला विराम का जड़त्व। अब विराम का जड़त्व मतलब अगर कोई चीज रुकी हुई है तो गति करने का प्रयास करेगी तो उसका विरोध होगा। और गति का जड़त्व, गति का जड़त्व यदि अगर कोई चीज गति की अवस्था में है तो वो रोकने की कोशिश करेगी तो उसका भी कोई विरोधी होगा। तो ये गति का जड़त्व, ये विराम का जड़त्व। मतलब विराम के जड़त्व में जैसे अगर विराम के जड़त्व हम कह सकते हैं कि जो कंबल को हम उसमें से धूल निकालते हैं तो वो एक विराम के जड़त्व में आता है। जैसे पेड़ की डाली में पत्ती लगी होती है, ठीक है, उसको हम झटका से हिलाएंगे, झटका से हिलाएंगे तो उसमें से पत्तियां गिरना स्टार्ट हो जाएंगी।
जैसे जामुन का पेड़ देखा है, जामुन का पेड़ किसने किसने देखा, जिसने भी जामुन का पेड़ देखा होगा तो उसने ये देखा होगा कि अगर हम पेड़ को हिलाते हैं, उसकी अगल बगल की डालियों को हिलाते हैं, तो जो जामुन होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। जामुन या कोई सा भी फल होगा, अगर वो पका है, पेड़ हिलाएंगे तो वो नीचे आ जाएगा। अब बोलेंगे पका है क्यों, कच्चा क्यों नहीं? तो कच्चा भी आएगा, पर उसके लिए आपको उसमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, उसको तेजी से हिलाना पड़ेगा, तो कच्चा भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जो उसको हिलाएंगे तो नीचे आ जाता है। यही रीजन है कि वो जो आम होते हैं वो विराम अवस्था में होते हैं। आम का पेड़ या फिर जामुन का पेड़ कोई भी मान लो, तो आम जामुन ले लो, जामुन होते हैं हमारे विराम की अवस्था में होते हैं। अब उसको पेड़ हम हिलाते हैं तो पेड़ हो गया गति की अवस्था में, जो जामुन है वो हो विराम की अवस्था में। अब जामुन अपनी जगह रुके रहेंगे, जो जैसे इससे लटका हुआ है। अब जामुन, अब ये नीचे वाला जामुन है, ये डाली उसकी, ठीक है, अब ये अपनी जगह रुका हुआ है, पेड़ गति की अवस्था में इधर उधर होगा, तो यहाँ से टहनी टूटेगी ना। तो यही होता है कि जब अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे अगर कोई चीज विराम में है, उसको गति की अवस्था में इकट्ठा से लाएंगे तो उसमें फिर वो चीज उससे अलग होने का प्रयास करेगी। ठीक, विराम का जड़ा समझ में आया। गति का जड़ा तो हम ट्रेन वाला ले सकते हैं कि ट्रेन अगर चलती रहती है तो अगर रुकती है तो हम भी चलते रहते हैं, तो हमें आगे की ओर धक्का लगता है, तो ये गति का जड़ा तो हो गया। क्योंकि मैं आपको पहले समझा चुका हूं इसलिए मैं इसलिए अब नहीं समझा रहा, क्योंकि फिर ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी, इसलिए ये समझ में आ गया। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, ये हमारे जीवन से संबंधित टॉपिक है, इनको ध्यान से समझना और पढ़ना। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक आएगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है, और द्रव्यमान में भी जड़त्व का एक तरह से कह सकते हैं कि द्रव्यमान में भी संबंध होता है जड़त्व का। कैसे? द्रव्यमान और जड़त्व लिखता हूं मैं। द्रव्यमान को m से दर्शाते हैं और जड़त्व को लिखते हैं यहाँ तथा। द्रव्यमान तथा जड़त्व। ठीक, अब देखो जड़त्व और द्रव्यमान, जैसे कोई मार्कर है, गिर रहा था, मार्कर है, इसको अगर हम धक्का लगाएंगे तो इसको हम आसानी से धक्का लगा सकते हैं। ठीक, इसकी अवस्था में, क्योंकि मैं इससे बड़ा हूं, इसकी ताकत है, मेरी ताकत उससे ज्यादा है। ठीक, अब मुझे बोला जाए कि ट्रेन को चलो धक्का लगाओ, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है ना, ट्रेन को धक्का लगाओ, तो क्या मैं ट्रेन को आगे बढ़ा पाऊंगा? उसको हिला भी नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं हिला पाऊंगा? क्योंकि ट्रेन की जो शक्ति है, मतलब जो उसका द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या होता है, 1 किलो है जो उसका वजन होता है, वो उसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, जैसे 1 किलो है तो उसका द्रव्यमान 1 हो जाएगा, 1 किलो हो जाएगा। तो ट्रेन का भार, मेरे भार की तुलना की जाए तो ट्रेन का भार मुझसे कितना भारी है, इसीलिए मैं उसको नहीं हिला पाऊंगा। लेकिन अगर मुझे मेरे बराबर की वस्तु दे दी जाए या फिर मुझसे कम दे दी जाए तो मैं उसको आसानी से अपनी जगह से परिवर्तन कर दूंगा। जैसे ये साहब हैं, इनको 50, मान लो इनका वेट है 20 किलो, इनको 50 किलो का अगर धक्का लगाने को बोला जाए तो ये सुबह से शाम, सालों 2 साल, जितने साल बीतेंगे उतने साल हो जाएंगे, लेकिन ये इसको यहाँ से धक्का नहीं लगा पाएंगे। कब तक नहीं लगा पाएंगे? जब तक इनका खुद का वेट 50 किलो नहीं हो जाता। जब तक ये खुद 50 किलो के नहीं हो जाते, जब तक ये इसको धक्का नहीं लगा सकते। लगा सकते हैं लेकिन ये बढ़ेगा नहीं अपनी जगह से। मान लो इनका 60 हो गया तो ये इनको आसानी से खिसका देंगे। ठीक, अब अगर इनका 20 है तो इनकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी इसको धक्का लगाने में, फिर भी ये इसको यहाँ से हिला सकते हैं। ये अपनी जगह यहीं पे फिक्स रहेगा जब तक ये वस्तु इनके भार से अधिक भार होगी। यही होता है द्रव्यमान और जड़त्व में संबंध, कि जो जड़त्व होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। हमारा अगर जड़त्व ज्यादा है, वो द्रव्यमान ज्यादा है, तो उसका जड़त्व उतना ही ज्यादा होगा। जैसे ट्रेन है तो ट्रेन का भार कितना होता है? बहुत ज्यादा होता है ना, तो उसका जड़त्व भी उतना ही ज्यादा होगा। अगर एरोप्लेन को बोला जाए धक्का लगाओ चलो, तो देखते ही आदमी डर जाएगा कि एरोप्लेन को धक्का लगाना है, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो किसी भी वस्तु का जड़त्व, जड़त्व मतलब उसकी अवस्था में परिवर्तन। जैसे ट्रेन रुकी हुई है तो उसमें एक बल, कोई और उसको बोल रहा है ट्रेन तुम यहाँ से जा नहीं सकती, तुमको यहीं रुकना है, तो ये
उसको बोला जा रहा है ना कि ट्रेन रुकी रहेगी यहीं पे, ये जरा तो बोल रहा है, और जो हम जा रहे हैं उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब हम जरा तो उससे छोटे हो गए। क्यों छोटे हो गए? क्योंकि जो उसका ट्रेन का द्रव्यमान है वो बहुत ज्यादा है। अब जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा उसका जड़त्व होगा। तो जब जड़त्व हमसे बड़ा होगा, सीधी सी भाषा में ये समझो कि अगर जड़त्व हमसे बड़ा होगा तो हम उस वस्तु को उसकी अवस्था में परिवर्तन कर नहीं सकते। अगर वो चल रही है चलती रहेगी, रुकी हुई है रुक जाएगी, रुकी रहेगी मतलब चलेगी नहीं, ठीक। और अगर उस वस्तु का भार वजन हमसे ज्यादा है तो हम उस वस्तु को फिर उसकी अवस्था में परिवर्तन कर ही नहीं सकते, और उससे वस्तु के भार से ज्यादा बल हमें लगाना पड़ेगा उसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए। समझ में आ गया है? इतना समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जड़त्व और द्रव्यमान में संबंध था, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं गति का द्वितीय नियम। तो गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, लिखते होता हूँ मैं। गति का द्वितीय नियम ये कहता है कि अगर कोई भी वस्तु है, किसी भी वस्तु को रोकने के लिए, जैसे कोई गति की अवस्था में कोई वस्तु है, चल रही ट्रेन है, तो उसको रोकने के लिए उसमें हमें आवश्यक जितनी ताकत की आवश्यकता पड़ेगी वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जैसे अगर कोई साइकिल से आ रहा है तो उसको हम इजीली रोक पाएंगे, आसानी से उसको रोक सकते हैं। लेकिन अगर कोई ट्रेन से आ रहा है, ट्रेन पे बैठा हुआ है, तो उसको हम बहुत ताकत लगानी पड़ेगी उसको रोकने के लिए। तो जो उसका दूसरा नियम है हमें यही कहता है कि जो हम किसी भी वस्तु को रोकने के लिए, गति की अवस्था से उसको रोकने के लिए हमें जितनी बल की आवश्यकता पड़ेगी, जितना बल हमें लगाना है, वो उसके किस पे, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान पर निर्भर करता है, उसका भार कितना है, उसका वजन कितना है, एक तरह से उसको वजन कितना है, उसका भार कितना है, तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगर उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा तो हमें उस पर ज्यादा बल की आवश्यकता होगी, ज्यादा बल लगाने की आवश्यकता होगी उसको रोकने के लिए और उसको अवस्था परिवर्तन के लिए। ठीक है, द्वितीय नियम यही कहता है। इसका फॉर्मूला होता है F बराबर ma। ये फॉर्मूला आपको कक्षा 12 तक साथ छोड़ने वाला नहीं है, तो इसको रट लेना, याद कर लेना। F बराबर ma होता है। जो हमारा फोर्स होता है वो मास मतलब द्रव्यमान और त्वरण के समानुपाती, मतलब अगर ये दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक तृतीय नियम के बारे में। तृतीय नियम पढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, जैसे क्रिकेटर होते हैं तो उनको आपने बॉल कैच करते हुए देखा होगा। तो जो बॉल कैच करते हैं तो वो अगर हाथ को अपना पीछे, जैसे मैं बॉल को कैच कर रहा हूँ, बॉल आ रही है बड़ी स्पीड से आ रही है, मैं उसको कैच कर रहा हूँ, हो सकता है बॉल मेरे हाथ में टकराने के बाद मेरे मुंह पे भी लग सकती है। लेकिन अगर मैं बॉल को पकड़ने से पहले बॉल हाथ में जैसे थोड़ा आई तो हमें हाथ को पीछे ले आता हूँ, हाथ को मैं पीछे लाऊंगा तो बॉल हाथ में आई, मैं आसानी से पकड़ लूंगा। ऐसा क्यों होता है? क्यों क्रिकेटर को सिखाया जाता है कि तुम बॉल को पकड़ते टाइम अपना हाथ पीछे ले जाओगे? देखो, परिवर्तन अगर धीरे धीरे हो तो वो प्रभावशाली कम होता है, लेकिन एक तुरंत परिवर्तन हो तो प्रभावशाली ज्यादा होता है। सबको ये चीज पता है। तो अगर इकट्ठा तुरंत परिवर्तन होगा, जैसे बॉल तेजी से आ रही थी और अगर उसको तुरंत रुकना पड़े तो उसमें ज्यादा उसकी ताकत होगी ना, उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। लेकिन अगर उसको धीरे धीरे रोका जाए, उसको आने में धीरे धीरे लगाया जाए, तो उसमें कम बल हम लगा के और उसको आसानी से रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमने धीरे धीरे परिवर्तन किया। तो अगर धीरे धीरे किसी भी चीज में परिवर्तन किया जाता है तो वो चीज आसानी से हो भी जाता है और उसका प्रभाव भी कम पड़ता है। और इसी से संबंधित एक कहावत है, सुना होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये भी इसी से संबंधित है कि धीरे धीरे से हर चीज का संचय होता है। और क्लास 12 में आपने क्लास 12 की बुक पढ़ा हुआ, तो उसमें एक संस्कृत खंड में एक दिया हुआ श्लोक जिसका अर्थ था ये कि विद्या, धर्म और धन, जो हमारी विद्या होती है, धर्म और धन, तीनों का संचय धीरे धीरे ही होता है। तो ठीक उसी तरह किसी भी बल को, उसके प्रभाव को कम करने के लिए हम उसमें अगर समय बढ़ा दें, उसमें परिवर्तन का टाइम बढ़ा दें, तो उसका जो
शक्ति होगी, उसका बल होगा, उसकी ताकत कम हो जाएगी और हम उसको आसानी से जो अगर अवस्था में परिवर्तन करना चाहे तो कर सकते हैं, रोकना चाहे तो रोक सकते हैं और चलाना चाहे तो चला सकते हैं। ठीक, अब हमारा अगला समझते हैं तृतीय नियम क्या होता है। देखो, हाँ, तृतीय नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो तृतीय नियम ये कहता है कि अगर हम किसी को एक थप्पड़ मारेंगे तो जितने चोट उसको लगेगी उतनी चोट मुझे भी लगेगी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम किसी को थप्पड़ मारते हैं तो चोट उसको ज्यादा लगती है, हमें कम लगती है। नहीं, चोट इसलिए उसको ज्यादा लगती है क्योंकि जो गाल का जो हमारी बॉडी है उसके हाथ की तुलना में उसका गाल का एरिया थोड़ा नाजुक होता है, नाजुक होता है। अगर हम आपसे बोले कि अपना हाथ लो और दीवार पे खींच एक थप्पड़ मारो, खींच के दीवार पे एक थप्पड़ मारो, तो क्या होगा? दीवार को चोट लगेगी। अब बोलो क्या पागल वाली बातें कर रहे हो, दीवार को कहाँ चोट लगेगी? हमें ही लगेगी। लेकिन अगर कोई भी मान लो कोई ठोस चीज है जिस आपके हाथ के बराबर, मतलब जिसकी ताकत, या फिर कह सकते हैं कि आप दोनों हाथ हैं, दोनों हाथ को एकदम जोर से आपस में टकराओ तो जितनी चोट इसमें लगेगी उतनी चोट इसमें भी लगेगी। अब दीवार में बोलोगे तो सबको पता है, अब दीवार में अगर अपना हाथ मारोगे तो जितनी चोट दीवार को लगेगी उतनी चोट आपको भी लगेगी। अब बोलोगे दीवार को कहाँ चोट लगेगी? तो मान लो किसी ऐसे जानवर को मारो जिससे आपकी हथेली और उसकी बॉडी में कोई अंतर ना हो, मतलब बराबर हो उसके, तो जितना उसको चोट लगेगी उतना आपको भी चोट लगेगी। ये तृतीय नियम हमारा कहता है कि अगर हम इस दीवार को धक्का दे, जितना धक्का दे रहे हैं, अगर 50 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो दीवार भी हमारे ऊपर 50 न्यूटन का बल लगा रही है। जितना हम किसी भी वस्तु को धक्का देते हैं तो वो वस्तु हमें भी उतना ही धक्का देने का प्रयास करती है। ठीक, ये होता है हमारा तृतीय नियम। इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। इसको क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी बोलते हैं। ये नियम हम क्रिया प्रतिक्रिया नियम को बोलते हैं क्योंकि हम किसी भी वस्तु के प्रति जो क्रिया कर रहे हैं वो वस्तु भी हमारे प्रति उतनी ही प्रतिक्रिया कर रही है, मतलब हमारे विपरीत दिशा में भी उतना ही बल वो वस्तु लगा रही है। तो ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। अब समझना, इसका उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण है समझने। देखो, बंदूक चलाते देखा किसी को? नहीं देखा। मूवी देखा होगा, मूवी में सुना होगा। तो जो अगर कोई भी बंदूक चलाता है, जैसे है बंदूक चलाएगा तो जैसे ही गोली निकलेगी बंदूक पीछे आएगी, आएगी ना पीछे। जैसे अगर यहाँ से गोली निकली तो बंदूक पीछे आएगी। यही होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे गोली जब आगे जाती है तो गोली तो आगे गई, लेकिन गोली को हम बंदूक ने आगे की ओर धक्का दिया, लेकिन गोली ने भी बंदूक के ऊपर धक्का लगाया पीछे की ओर। अगर बंदूक ने गोली को आगे जाने का आदेश दिया, मतलब धक्का दिया, आदेश ही समझ सकते हो, तो गोली ने भी इसको पीछे आने का आदेश दिया, इसको पीछे की ओर धक्का लगाया। यही होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कि बंदूक चलाते समय जब फायर किया जाता है तो अक्सर बंदूक पीछे आ जाता है, आता है ना पीछे। क्यों आता है? क्योंकि यही रीजन है। अब एक चीज और, दो स्केट बोर्ड लेना, दो स्केट बोर्ड लेना, दो लोग खड़े हो जाना, एक लोग स्केट बोर्ड पे इधर, एक लोग स्केट बोर्ड पे इधर। ठीक है, स्केट बोर्ड पे दोनों लोग खड़े हो जाना। अब दोनों लोग हाथ पकड़ना आपस में और दोनों लोग एक दूसरे को ऐसे धक्का देना। क्या होगा? जितना वो पीछे जाएगा उतना आप भी पीछे जाओगे, जितना वो पीछे जाएगा उतना आप भी पीछे जाओगे। ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नाम। आपने उसको जितना धक्का लगाया उतने उतना धक्का आपके ऊपर जो उसने लगाया। अब उससे बोल दो कि भाई तू धक्का मत लगाना, मैं सिर्फ तेरे को धक्का दूंगा। ठीक, धक्का दे के देख लो, जितना वो पीछे जाएगा उतना आप भी पीछे जाओगे, जितना वो जाएगा उतना आप भी पीछे जाओगे। अगर स्केटबोर्ड पे रहोगे तो अब स्केटबोर्ड से उतर जाना, अब उसको धक्का दो तो पीछे चला ही जाएगा, आप नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि आपके ऊपर, आप जमीन के संपर्क में आ गए, आप घर्षण लग रहा है आपके ऊपर एक घर्षण बल कार्य कर रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे यह कौन सी नई बल आ गई, घर्षण। तो देखो, घर्षण समझते हैं पहले। घर्षण, घर्षण घर्षण जो होता है वो वस्तु की विपरीत दिशा में काम करता है। जैसे वस्तु पर जिस प्रकार का बल लगाया जाता है उसकी विपरीत दिशा में काम करता है। कैसे? अगर कोई वस्तु है
मैं इसको मिटा देता हूँ, पर समझाता हूँ, आसानी से समझ में आएगा। कोई वस्तु है, इसको अगर धक्का लगाया जाए इनके द्वारा, तो बोलोगे इतने दूर से कैसे धक्का लगा रहे हैं, तो मान लो कि इससे कनेक्टेड है, ठीक है, इससे कनेक्टेड है, इसके धक्का लगा रहे हैं, इसको हटाओ, इसको धक्का लगा रहे हैं, ठीक, धक्का लगाना इसको। तो अगर ये इसको इस तरह धक्का लगाएंगे तो ये जमीन के संपर्क में है, जमीन के संपर्क में है ना, इतना एरिया जमीन के कनेक्ट है जमीन से। तो अब जमीन पे कुछ चीज अगर खिसकेगी तो उस पर जमीन उसकी विपरीत दिशा में एक बल लगाएगा ना, नहीं समझ में आया? देखो ये चीज है, इसको मैं ऊपर की ओर कर रहा हूं, तो ये ऊपर की ओर तो जा रहा है, लेकिन इसमें एक जमीन से, जैसे अगर कोई चीज इधर से इधर आएगी, इधर से इधर आएगी, तो वस्तु तो उधर जा रही है, लेकिन यहाँ पे एक इस दिशा में भी बल लगेगा। यही होता है हमारा घर्षण बल। अगर वस्तु इस दिशा में जाएगी तो घर्षण बल इस दिशा में लगेगा, घर्षण बल इस दिशा में लगेगा, ठीक, समझ में आया? कि अगर हम कोई भी चीज में, वस्तु में बल लगाते हैं तो उसमें एक घर्षण बल काम करता है। जरूरी नहीं जब वो चीज जमीन से कनेक्ट होगी तो घर्षण बल लगेगा, जब वो जमीन से जुड़ी होगी तो उसमें घर्षण बल लगेगा, और घर्षण बल तब लगेगा जब वो जमीन से जुड़ी होगी। दोनों सही है, घर्षण बल तभी लगेगा जब वो जमीन से जुड़ी होगी। अब समझना इस बात को। देखो एक क्वेश्चन है मेरा, देखो ये इसको धक्का लगा रहा है, ये इसको धक्का लगा रहा है। अब बताओ इसमें से तेजी से कौन वस्तु जाएगी, ये जाएगी फिर या फिर ये जाएगी। ये स्क्वायर है और ये सर्कल है, मतलब ये वर्ग टाइप से है और ये गोला है, ठीक। अब बताओ तेजी से कौन जाएगी, ये वाले, ठीक, ये वाली जाएगी ना, क्योंकि इसको मतलब गोल टाइप से ले जा रहा है। तो अब देखो इसमें घर्षण हमारे दो प्रकार के होते हैं, लोटनी घर्षण और सर्पी घर्षण। देखो लोटनी घर्षण वो होता है जैसे कोई वस्तु है, इस पे ये है, इस पे कोई व्यक्ति बल लगा रहा है, ये साहब इस पे बल लगा रहे हैं, तो ये आगे इसको लुढ़काते 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 ले जा रहे हैं। और ये सर्पी घर्षण है, इस पे कोई सर्प इस पे है और ये साहब इसको धक्का दे रहे हैं, इसको धक्का लगा रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो। अब लोटनी घर्षण अधिक होगा सर्पी घर्षण, तो सबको पता है कि ये आसानी से ढलक जाएगी, और ये थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। कभी ट्राई करके देख लेना कि जो हमारा, मान लो कि कोई पत्थर गोल है, उसको ढंगाना और किसी चौकोर पत्थर को घिसला के ले जाना, आसान कौन सा होगा? गोल वाले को ढंगा के ले जाना, लुढ़काते लुढ़काते ले जाना। तो ये हमारा होगा सर्पी घर्षण, वो लोटनी घर्षण, और ये होगा हमारा सर्पी घर्षण। ये घर्षण कम होता है और ये अधिक होता है, ये अधिक घर्षण लगता है और ये कम घर्षण लगता है, इसीलिए हम इसमें आसानी से इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि इसमें आपको जो कुछ भी मैंने बताया एकदम आसान भाषा में बताया, और समझने का अगर कोशिश किया होगा तो जरूर समझ में आएगा। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी आसान भाषा में अपने जो 9th 10th और भी चैप्टर हैं उनको आसानी से समझ सकें और एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।